Hello everyone. In this video we are going to discuss about the population interaction. बेटा लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर की, जैसे कि मैं आपको बोलूं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होती है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में और हमने ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब देखो बेटा, जो भी ऑर्गेनिज्म है या पॉपुलेशन है क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मींस एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी दूसरे सोसाइटी के साथ, दूसरी कम्युनिटी के साथ, बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मिलके रहती है वहां पे। अब बहुत सारी चीजें एक साथ रह रही हैं, बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे। इंटरेक्शन जो है वो बहुत सारे तरह का हो सकता है। मींस दो लोग आपस में साथ रह रहे हैं तो उनका जो इंटरेक्शन है दैट कैन बी हेल्दी, दैट कैन बी हार्मफुल, हार्मलेस, न्यूट्रल, इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं। अब जैसे कि हम अपने फ्रेंड से ही मान के चले, तो दो लोग जब इकट्ठा रह रहे हैं तो हो सकता है दोनों अपने म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हो और दोनों को बेनिफिट मिल रहा हो। कई बार क्या होता है कि एक को बेनिफिट है, दूसरा न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मेरे साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है। एक रहता है कि एक को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरे के रहने से, ठीक है, तो एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है और दूसरे को हार्मफुलनेस या यूजफुलनेस मिल रही है। न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल रहेगा दूसरे के लिए, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत सारी तरह की हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, राइट, बेनिफिट, डेट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। 6 तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कंपटीशन, कंपटीशन के बाद बात करेंगे प्रेडेशन की, देन पैरासिटिज्म, देन कमेंसलिज्म एंड देन एमेंसलिज्म, राइट। सो दीज थिंग्स वी आर हैविंग हियर। म्यूचुअलिज्म ये वो रिलेशन है जिसमें दोनों लोगों का बेनिफिट है, दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। कंपटीशन के अंदर क्या होगा, दोनों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, डेट्रीमेंटल इसको हम बोलेंगे, डेट्रीमेंटल का साइन रहता है नेगेटिव। एक रहेगा प्रीडेशन, एक ने दूसरे को पकड़ के खा लिया, प्रीडेट कर लिया, ठीक है, तो प्रीडेटर अपने होस्ट का शिकार कर लेता है, सॉरी प्रे का शिकार कर लेता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। पैरासिटिज्म में शिकार नहीं कर रहा, वो उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर घुस के उसको खाई जा रहा है, हार्म पहुंचाया जा रहा है, दैट इज पैरासिटिज्म। इसके अंदर भी सेम है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के अंदर क्या हुआ, एक को फर्क नहीं पड़ रहा। अमेंसलिज्म में भी ऐसे, एक को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जो है उसके साथ रह के खुश है और दूसरा जो है उसके साथ रह के ना खुश है। मींस एक को हार्मफुलनेस यानी कि डेट्रीमेंटल मिल रहा है और दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट कमेंसलिज्म और नेगेटिव इंपैक्ट जहां पर है दैट इज एमेंसलिज्म। सो दीज 6 type of interactions we are going to discuss in this chapter. 2 things are very important. Number 1, that is growth model, and the number 2 thing is these 6 interaction. इनमें से ही बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। On the point of view NEET exam, everything is important. Basically the examples that are given in the interaction part, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए सबसे पहले है हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन से हमने स्टार्ट किया। प्रीडेशन में हमने देखा एक दूसरे का शिकार कर लेता है, अपने प्रे का शिकार कर लेता है। तो प्रीडेशन क्यों है? प्रीडेशन दो चीजों की वजह से है। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं कि प्रीडेशन से 2 बेनिफिट रहते हैं। एक तो ये पॉपुलेशन की, प्रे की पॉपुलेशन को चेक करेगा, ठीक है, कि कितना वो होना चाहिए, राइट। तो पॉपुलेशन जो है प्रे की पॉपुलेशन को चेक करता है। दूसरा फूड वेब बना के रख रहा है, फूड का जाल जो है वो बना के रख रहा है। मींस कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू प्रीडेशन। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि लो लेवल ट्रॉफिक जो है हमारा, उससे हाई ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो ट्रांसफर करनी है, दैट इज ड्यू टू प्रीडेशन, राइट। बट कई बार क्या होगा, प्रीडेशन से है ना हार्मफुल इंपैक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपका जो प्रीडेटर है वो हाईली एफिशिएंट हो जाए, इन दैट केस जो हमारा प्रे रहेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि वो एलिमिनेट हो सकता है। तो ये चेक ऑन रखने हमें बहुत जरूरी है। लेट अस रीड द एनसीईआरटी पैराग्राफ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर अंडरलाइन करने वाले हैं। व्हाट वुड हैपन इफ टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स, एनिमल्स ने अपनी एनर्जी बना ली लेकिन उसको खाने वाला ही नहीं है, तो उस एनर्जी का आप क्या करोगे? वो एनर्जी का जो फ्लो है वो नहीं बन पाएगा। इस पूरे पैराग्राफ में वही दिया हुआ है कि हर्बीवोर्स को खाने के लिए हमें उनका प्रीडेटर चाहिए, राइट। नेक्स्ट, बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूट्स, देखो कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर तो है ही, जो ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी को अदर ट्रॉफिक लेवल पे, दे आर ऑल्सो कीपिंग अ चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे ऑल्सो, प्रे का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए इसके लिए प्रेडेटर जो है उन्हें खा जाता है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का या स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा जो फूड वेब है उसमें आ जाती है इंस्टेबिलिटी, राइट। तो हर एक पॉपुलेशन का नंबर जो है दैट शुड बी इन कंट्रोल एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिडेशन, राइट। नेक्स्ट, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज, कई बार क्या होता है एक्सोटिक स्पीसीज, एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेडेशन ना हो तो क्या होगा, एक एक्सोटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कहीं बाहर से लाई जाए। तो एक एक्सोटिक स्पीसीज को हमने यदि अपने ज्योग्राफिकल एरिया में डाल दिया तो क्योंकि उसका नेटिव प्रेडेटर नहीं है तो उसका नंबर जो है दैट विल बी कीप ऑन गोइंग टू इंक्रीज, राइट। वो इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे। उस पे एक चेक रखने के लिए, है ना, उसकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखने के लिए हमें उसका ही प्रेडेटर चाहिए, नेटिव प्रेडेटर चाहिए। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें उसका क्या लेना पड़ा, वहां से ऑस्ट्रेलिया से हमने एक्सोटिक स्पीसीज लेके आए थे और वहीं से हमें उसका प्रेडेटर लाना पड़ा ताकि उसकी पॉपुलेशन पे एक चेक रखा जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। Because the invaded land does not have the its natural predator, नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो उसका जो प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया से लाया गया ताकि उसकी जो हमारा जो एक पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल रखा जाए। क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कैक्टस को लाया गया। अब कैक्टस जो है वो यहाँ का नहीं था, एक्सोटिक था, तो उसका जो प्रेडेटर था वो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो फिर उसकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक मोथ को लाया गया ताकि उसकी पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल रख सकें। कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को लाया गया, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर एरियाज में भी यूज होता है। आफ्टर दैट प्रेडेटर्स जो है दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिसास्टर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, यदि सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, 10 और स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की वो एक्सटिंक्ट हो जाती है क्योंकि वो उस पर डिपेंड थी। तो किसी भी प्रेडेटर को, प्रे को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप वहां से निकालते हैं तो उसके साथ साथ और 10 स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती हैं, ऐसा इसका कहना, इनका कहना है। इफ अ पॉपुलेशन इज टू एफिशिएंट, वही बताया कि इतना एफिशिएंट हो जाए कि वो उसकी फीडिंग हैबिट इतनी ज्यादा एफिशिएंट हो कि वो दूसरे को खाने ही ना दे, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम इसको बोलेंगे। The prey might become extinct and following it the predator will also become extinct। बाद में क्या होगा, ठीक है, उसका नंबर एक टाइम के लिए तो बढ़ गया लेकिन बाद में प्रेडेटर को खाना नहीं मिलेगा, प्रे का नंबर खत्म, प्रेडेटर किसको खाएगा, प्रेडेटर उसी पे डिपेंड है, तो बाद में प्रेडेटर का नंबर भी खत्म हो जाएगा। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस, फिर हम बात कर रहे हैं कि प्रे ने ना अपनी बॉडी के अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म लेके आया है। डिफेंस मैकेनिज्म से क्या किया उसने कि अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आए। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल अपनी बॉडी में बनाना शुरू कर दिया, है ना। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी जिसका हम एग्जांपल देंगे जिसने हार्ट डिजीज जो है एनिमल्स को करना शुरू कर दिए। तो कुछ ऐसे केमिकल बॉडी में बना लेना जो कि उसके प्रेडेटर के लिए हार्मफुल हो, तो प्रेडेटर प्रे से दूर ही रहता है और प्रे बच जाता है, राइट। इसके अलावा स्टिंगिंग सेल्स बना लेना, तो बहुत सारे जरिए हैं प्रेडेटर प्रे से बचने के लिए, सॉरी प्रे को प्रेडेटर से बचने के लिए अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस ले आता है। इस तरह से कॉमिया फ्लेग हम समझते हैं, है ना, कलर चेंज करना, ग्रास में तो ग्रास के जैसा कलर कर लेना, गिरगिट का एग्जांपल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा एग्जांपल है। अब गिरगिट जो है ग्रास के अंदर ग्रास के कलर का हो जाता है ताकि वो अपने प्रेडेटर को दिखाई ना दे। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, यानी कि कॉमिक फ्लेग अभी जैसे बताया आपने, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से उसने अपने आप को बचा लिया अपने प्रेडेटर से। मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है, इसने अपने आप को डिसटेस्टफुल कर लिया, अपना स्वाद जो है वो खराब कर दिया ताकि जो भी उसे खाए उसको वो अच्छा ना लगे, तो उससे दूर ही रहेगा। बटरफ्लाई ने केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कैटरपिलर स्टेज पे। तो दीज आर सम
वेज सो दैट प्रे जो है अपने आप को प्रेडेटर से बचा ले। हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स हैं। 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। इंसेक्ट का 25% हिस्सा फाइटोफेगस यानी कि प्लांट पे फीड करने वाला है। अब क्या बोल रहे कि प्लांट्स जो है ना बेचारे अपने प्रेडेटर से भाग नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट रन अवे। तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस ले आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से प्रेडेटर जो है उनसे दूर रहता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस। जैसे कि अकेशिया और कैक्टस के अंदर होते हैं कांटे, जिससे उनका जो प्रेडेटर है वो उनसे दूर रहता है। Many plants produce and store chemical that make the herbivores sick। कुछ प्लांट्स जो हैं ऐसा कुछ केमिकल अपनी बॉडी में बनाते हैं जिससे जो एनिमल उसे खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। डाइजेशन खराब हो गया, कुछ भी हो गया, रिप्रोडक्शन खराब, सिस्टम खराब हो गया, या इवन दे कैन किल इट आल्सो। यू मस्ट हैव सीन द विड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस देखा होगा आपने। कैलोट्रोपिस से बहुत सारे एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स जो है वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो बनाता है अपनी बॉडी में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि उनकी हार्ट एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर देता है। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑन अ कमर्शियल स्केल। ये सारे केमिकल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि एनिमल उनसे दूर रहे। प्लांट ने अपनी बॉडी में बनाना शुरू किया, लेकिन उच्च पदवी के जो एनिमल हैं यानी कि ह्यूमंस, वो उनको निकाल के उनका भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। नेक्स्ट इज कंपटीशन, जिसमें दोनों स्पीसीज को लॉस होने वाला है। समझो ध्यान से, ये कमाल है प्रेडेशन का ही, ध्यान से समझो। प्रेडेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है, प्रे का नंबर बढ़ता जा रहा है, एक स्पीसीज का नंबर बढ़ गया तो उस स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, और सेम रिसोर्सेज से लड़ने की वजह से वो आपस में ही एक दूसरे को मार खाएंगे, यानी कि एक दूसरे की स्पीसीज को ही एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। When Darwin spoke of the struggle for existence, तो उन्हें बोला कि भाई फिट जो होगा वही सरवाइव करेगा। तो फिटनेस क्यों हमें पता लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन होगा तो हमें पता लगेगा कि फिट कौन है। कंपटीशन होगा तो ही तो पता लगेगा ना फिट कौन है। कंपटीशन दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक है, क्योंकि कंपटीशन कभी भी आपको बेनिफिट नहीं दे सकता। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। एक ही रिसोर्सेज के लिए जब वो लड़ते हैं तो उसे कहते हैं कंपटीशन दैट आर लिमिटिंग। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ही कंपटीशन हो, राइट। कई बार रिसोर्सेज, स्पेस, सब कुछ प्रॉपर उनको प्रोवाइडेड है, फिर भी कई बार कंपटीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलो, फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, और क्या बोल रहे हैं, हमेशा कंपटीशन रिलेटेड स्पीसीज में नहीं होता, कई बार अनरिलेटेड स्पीसीज भी compete कर लेती हैं। इसको हमने एक एग्जांपल के साथ भी यहाँ पे बताना है। नियर बाय 5 स्पीसीज को इकट्ठा रखा गया और उनके बीच में भी कंपटीशन हो गया, दैट वर टोटली अनरिलेटेड। Could also compete for the same resources, for instance in a shallow South American lakes। इसको अंडरलाइन करेंगे हम। Visiting flamingos and resident fishes compete कर रही हैं, देखो सेम रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्स कौन था, जूप्लैंक्टन, दोनों को खाना था जूप्लैंक्टन को, राइट। सो कहां तो बेचारे फ्लेमिंगो और कहां बेचारे फिश, दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं। सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन। अभी बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी कंपटीशन होगा। कई बार अनलिमिटेड रिसोर्सेज या रिसोर्सेज अच्छे से प्रेजेंट है फिर भी कंपटीशन हो जाता है। कैसे होगा, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस कंपटीशन। देखो बेटा, कंपटीशन बहुत सारे तरह के पढ़ोगे तुम, इसके एग्जांपल देख लो, कंपटीशन में अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझना। फीडिंग एफिशिएंसी बेटा एक स्पीसीज की रिड्यूस हो गई है क्योंकि दूसरी जो स्पीसीज है वो बहुत अच्छी है खाने में, टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। एक स्पीसीज के होने से दूसरे ने खाना पीना छोड़ दिया, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेयर होने की वजह से कंपटीशन हो गया, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। एक की फीडिंग हैबिट रिड्यूस हो चुकी है इसके अंदर, जिसके बाद वो धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। Therefore, competition is the best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of R value. This is the definition of fitness. Sorry, competition. Competition की definition क्या होगी? Competition जो है
वो बेस्ट डिफाइन कैसे है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज को मेजर कर सकते हैं बाय गिविंग द आर वैल्यू. आर इज पॉजिटिव, देन द कंपटीशन इज हेल्दी कंपटीशन. और वी कैन से बी माइनस डी जो है वो जिसका ज्यादा है वो फिट है, राइट. बी माइनस डी जिसका नेगेटिव की तरफ जा रहा है दैट इज अनफिट. इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या कहा बेटा, which will eventually eliminate the other species. Competitively superior जो होगा वो दूसरी species को eliminate कर देगा. इसको हम बोलते हैं competitive exclusion. सबसे पहले पढ़ा interference competition, दूसरा वर्ड हमारे पास आया competition exclusion. Competitive exclusion का मतलब क्या है? एक species का ज्यादा efficient होने की वजह से जो दूसरी species है वो eliminate होना शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं competitive exclusion. Next, strong and persuasive circumstantial evidences does exist. However, in some cases, the Abingdon tortoise Galapagos Island के अंदर वो extinct हो गया जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया उसी सेम आइलैंड पे, क्योंकि गोट्स की जो एफिशिएंसी थी वो ब्राउजिंग करने की वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से टॉर्टोइज ने खाना पीना छोड़ा और उनका मरना शुरू हो गया. Another evidence for that is given here also. Another evidence for the occurrence of the competition in nature comes from the what is called competitive release. वो था competitive exclusion. अब पढ़ेंगे competitive release. ये क्या है? इसमें क्या होगा कि आप बाहर से एक स्पीसीज को लाके रख दो, ठीक है, एक एरिया के अंदर, उससे जो नेटिव स्पीसीज है वो खाना पीना बंद कर देगी, उसका एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट. तो चलो पढ़ते हैं. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species. वहां पे superior species present है और वो एक जो species थी ना वो पहले बेचारी एक लिमिटेड से ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, उसने क्या किया वहीं पे एक कोई और आके रहने लग गया या कोई और सुपीरियर स्पीसीज जो है उसको मिल गई, उससे धीरे धीरे उसने अपना जो सर्वाइवल है वो खत्म करना शुरू कर दिया. Is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. है ना, ये एक्सपेरिमेंटली किया उन्होंने, एक को रिमूव कर दो तो भी क्या होगा, तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है हमारा, राइट. नेक्स्ट दैट इज द कॉम्पिटिटिव रिलीज. कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो किया दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर एंड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्निकल नाम था बैलेनस. याद रखना सुपीरियर बर्निकल कौन है? बैलेनस. डोमिनेट कर रहे हैं इंटरटाइडल एरिया पे और वो एक्सक्लूड कर जा रहे हैं स्मॉलर बर्निकल को जिनका नाम था कैथरमेलस, ठीक है. तो सुपीरियर ने इंफीरियर को एलिमिनेट कर दिया. इन जनरल herbivores plants appear to be more adversely affected by competitive than carnivores, क्योंकि बेटा जो herbivores होते हैं वो स्टेशनरी है, राइट. दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर other partner and they started to eliminate their progeny also, right. So they are more adversely affected by than carnivores, right. Herbivores are more adversely affected than carnivores. Next, then we will discuss about the Gauss competitive exclusion principle. Exclusion हमने पढ़ लिया, principle क्या है इसका, क्या बोलते हो? They state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist. उन्होंने कहा दो स्पीसीज हैं जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, वो एक साथ नहीं रह सकती, बट दैट इज नॉट ट्रू. इसको भी आगे डिसअप्रूव कर दिया गया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. कुछ स्पीसीज को इकट्ठा रखा गया और हमने देखा कि वो अपना फोरेजिंग पैटर्न बदल लेती हैं, फीडिंग हैबिट बदल लेती हैं, किसी को सुबह खाने जाना है तो किसी को शाम को खाने जाना है. इस तरह से कुछ शेड्यूल करके कोई भी स्पीसीज को एग्जिस्ट कर सकती है इवन आफ्टर द कंपटीशन. सो गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या स्टेट करता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है जो कि कंपीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए कैन नॉट एग्जिस्ट, right, and the competitively inferior one will be eventually die or eliminate. ये कहना था गोल्स का, right. नेक्स्ट हम देखते हैं this may be true, ठीक है भाई, ट्रू हो सकता है, but when the resources are limiting. गोल्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन कब काम करेगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट नॉट अदरवाइज. दूसरी तरफ नहीं करेगा. कैसे? More recent studies do not support such gross generalization.
हम नहीं कर रहे सपोर्ट इसको। रिसेंट स्टडीज जो हमने की हैं उससे हमारा मानना नहीं है। While they do not rule out the occurrence of the interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism। अब उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व किया जिसकी वजह से वो साथ रहना सीख गए हैं, को एग्जिस्टेंस करना सीख गए हैं, रादर देन एक्सक्लूजन। ये हमारे साथ भी होता है 10th के बाद जब 11th में आते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, है ना। एक टाइम पे कुछ टाइम तक तो क्या चलता है, 5-6 महीने तक चलता है, एक सब्जेक्ट करते हैं तो दूसरा रह जाता है, दूसरा करते हैं तो एक रह जाता है ना, पिछले वाला रह जाता है। तो लेकिन जब हम एंड ऑफ द 11th में पहुंचते हैं तो वी ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स, है ना। और जिस बच्चे ने मैनेज कर लिया वो सुपीरियर पोस्ट पे पहुंच जाता है, अदरवाइज कंपटीशन उन बच्चों को एलिमिनेट कर देता है। तो ये बच्चे आप पे भी लागू होता है कि कंपटीशन है तो कैसे आप को एग्जिस्ट करना सीखो, ना कि आप एलिमिनेट कर दिए जाओ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स ओनली है। 5-6 सब्जेक्ट हैं जो भी हैं आपके पास, 3 हैं 4 हैं, वो आपने अपनी चॉइस से लिए हैं, उनको आपने कैसे मैनेज करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। चलो को एग्जिस्टेंस करना सीखेंगे, उन सब्जेक्ट्स को को एग्जिस्ट करके अपने अंदर उतारेंगे, देन वी कैन गो फॉर द सुपीरियर पोस्ट। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। अभी बताया ना कि रिसोर्स को पार्टीशन कर लो, ये तेरा, ये मेरा, ये टाइम मेरा खाने का, ये वाला टाइम तुम्हारा, इस चीज को मैं यूज करूंगा, इस चीज को तुम यूज करोगे, इस टाइम पे यूज करोगे, तो दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो वी नीड टू फॉलो अ टाइम टेबल, और टाइम टेबल नहीं तो अपना जिस भी सब्जेक्ट में हम डाउनफॉल कर रहे हैं उसमें हमें अपना थोड़ा सा ज्यादा इनपुट देने की जरूरत है, ताकि हम एक बैलेंस बना सके सभी सब्जेक्ट्स के बीच में। अब बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं तो हमें सोचने की जरूरत है, इवन नीट एग्जाम्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग, तो हमें कैसे मैनेज करना है वो हमें खुद देखना है, कोई और हमें नहीं बताने वाला। चलो, if two species compete for the same resource, they could not avoid competition। वो competition को avoid कर ही नहीं सकते, ठीक है। choose by choosing, देखो क्या बोल रहे हैं, if two species compete for the same resource, एक ही रिसोर्स के लिए लड़ते रहोगे तो कंपटीशन तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स होगा। चाहिए भी हमें सारी सेम चीजें, जैसे कि आपको सीट चाहिए, है ना, एम्स में सीट चाहिए, सीट्स तो उतनी ही है, कंपटीशन है। लेकिन अब देखो ये तो नहीं हो सकता ना भाई तू ये ले ले मैं ये ले लेता हूँ सीट, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं आपका कंपटीशन किसके साथ है, तो उसमें अपने आप को सुपीरियर बनाना पड़ेगा, एंड फिट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, फिटनेस थ्योरी लगानी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, देन वी कैन गो फॉर एक्सेल, राइट। सो नेक्स्ट है मैक आर्थर शोड दैट, उन्होंने ये बताया कि देखो भाई 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वार्बलर्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, सेम ट्री पे डेवलप कर रही है, अवॉइड कंपटीशन और रहने लग गई है साथ को एग्जिस्ट करके। तो अपने सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलो, यू विल ऑल्सो एक्सेल इन योर फील्ड। नेक्स्ट, पैरासिटिज्म। पैरासाइट क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रह के और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं। पैरासिटिज्म, कंसिडरिंग द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। फ्री लॉजिंग, फ्री में रह रहे हो, फ्री में खा रहे हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं दे रहे, हार्म दे रहे हो। अब दूसरे को तो अपने आप हार्म हो जाएगा जब उसी के घर में रह के, है ना, उसी का खाना आप खा रहे हो, उसी का स्पेस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हार्म आप चाहो या ना चाहो उसको हार्म होगा ही होगा, राइट। It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates। Parasitism तो आप हर organism के अंदर देख सकते हो। Many parasites have evolved to be host specific। कुछ बेटा पैरासाइट ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइप का ही होस्ट चाहिए होता है, वो उसी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहना चाहते हैं, राइट। चलो, they can parasitize only a single species of the host in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve, साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेचारे होस्ट को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, साथ रह रहा है लेकिन he is on the negative impact। If the host evolve specific mechanism for rejecting, अब क्या होगा पैरासाइट का, होस्ट ऐसा कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व कर ले अपनी बॉडी में कि वो जो उसके ऊपर पैरासाइट है उसको रिजेक्ट कर दे। अब पैरासाइट एक ही होस्ट के ऊपर डिपेंड था, अब उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता, इट विल बी एलिमिनेटेड।
द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज दैट, या तो उसको काउंटरैक्ट करना सीख लें, जो भी उसके पैरासाइट मींस होस्ट ने अपनी बॉडी में चेंज लेके आया है, या तो पैरासाइट उसको न्यूट्रलाइज कर दें, अदरवाइज द पैरासाइट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोसिस्टम. In accordance with their lifestyle, parasites evolve special adaptations such as loss of unnecessary sense organs. मान लो जो होस्ट है उसने अपनी बॉडी में कुछ इस तरह की स्मेल प्रोड्यूस कर ली है, तो पैरासाइट को क्या करना होगा कि अपने सेंस ऑर्गन्स को लूज करना पड़ेगा और वहां पे रहता रहे, राइट. जैसे कि ऐसा होता है, कुछ ऐसी कॉलोनीज होती हैं जिसके आसपास ऐसी कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां से बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है, तो जो वहां पे लोग रह रहे हैं ना, दे कैन नॉट फील दैट, बट आप बाहर से वहां जाओगे यू कैन फील द स्मेल, राइट. तो क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स ने, उन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ इवॉल्व कर लिया कि दे आर नॉट स्मेलिंग दैट थिंग, राइट. नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी लाइफ साइकिल. इनको इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है, कईयों को एक होस्ट चाहिए होता है, कईयों को दो चाहिए होते हैं, जिनको दो होस्ट चाहिए होते हैं वो डायजेनिक वाले होते हैं. डायजेनिक वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं. वेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में हमने पढ़ा भी है ना, मलेरिया, डेंगू, इनका जो प्लाज्मोडियम था वो डायजेनिक है, उनको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. ह्यूमन लिवर फ्लूक का एग्जांपल दिया है. एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है जो कि डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर, एक स्नेल है और दूसरा फिश है. बेटा ये एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल शुड बी लर्न, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन लिवर फ्लूक का हमने एग्जांपल दिया, दो होस्ट पे डिपेंड करती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. मलेरिया आ गया तुम्हारा. मलेरिया जो पैरासाइट है उसको वेक्टर चाहिए ताकि वह अपने होस्ट में स्प्रेड हो सके. ह्यूमन यहाँ पे आ जाएगा. मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, अधिकतर हार्म करते हैं होस्ट को. ये रिड्यूस करते हैं उनका सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, उनके जीने की जो लाइफ स्टेज जो है उसको कम कर देंगे, टाइम जो है उसको कम कर देंगे. दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वेनरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग फिजिकली वीक. कुछ ऐसे हैं पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी को वीक बना देते हैं, अपने होस्ट को वीक बना देते हैं. नेक्स्ट है पैरासाइट्स जो है that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasite. जो एक्सटर्नली रहेंगे उनको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं. The most familiar examples of this group are the lice, जुएं, ticks on the dogs, right? Many marine fishes are infested with ectoparasite copepods. Example याद करनी है, बार बार बोल रही हूँ. कुस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये पाया जाता है, राइट. क्लोरोफिल एंड दैट लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे अब प्लांट जो है इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसको अवॉइड करे. न्यूट्रिशन ड्राइव करता है पैरासाइट अपने प्लांट से. फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. उसको ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए ताकि अपना रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो पूरा कर सके. तो उसको हम इसलिए पैरासाइट नहीं, वो है तो पैरासाइट ही लेकिन हम पैरासाइट नहीं बोलते. इसके बदले में एंडोपैरासाइट जो है, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड सेल्स, इनके कोई भी साइट हो सकती है. लाइफ साइकिल जो है एंडोपैरासाइट की वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन. मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स जो है दे आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. ठीक है. एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. बर्ड्स के अंदर रहता है, एक कोई बर्ड किसी दूसरे बर्ड के घोंसले में अपने एग लेकर आए, क्योंकि उसके एग उस दूसरे बर्ड के जैसे दिखाई देते हैं. अब एग लेकर दिए, वो बेचारा जो बर्ड है जिसके घोंसले में वो एग लेकर के आया, उसको लगेगा कि ये मेरे ही एग्स हैं. वो अपने बच्चों की तरह उसका लालन पोषण करता है, लेकिन जब वो बाद में एग से ऑर्गेनिज्म निकलता है तो वो उसके जैसा नहीं निकलता. ठीक है. तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म. इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासाइट और पैरासिटिक बर्ड लेड्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट. दूसरे होस्ट के नेस्ट में अपने एग्स लेकर के आ गया है ताकि बेचारा वो पालता रहे उसके बच्चों को, वो उसके एग्स को संभालता रहे. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग. होस्ट के एग जैसा ही उसका एग दिखाई देने लग जाता है. कलर बिल्कुल सेम अपीयरेंस रहती है फिर उनके. उसको जिसके नेस्ट में वो अपने एग लेकर के आया उसे पता भी नहीं लगता. एग्जांपल की बात करें
तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ कुकू कॉयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्किंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। आप देख भी सकते हो कुकू और क्रो ये अपने एग्स जो है एक दूसरे के नेस्ट में छोड़ आते हैं और उनको पता भी नहीं लगता, राइट। तो एग्जाम्पल कुकू और क्रो आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट वी आर ऑन द कमेंसलिज्म। Commensalism is the interaction which when one species benefits and the other neither harmed nor benefited। ऑर्किड का एग्जांपल देंगे। ऑर्किड जो है वो एक एपीफाइट है, मैंगो के प्लांट पे रहता है, एंड बर्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। एक एग्जांपल है ऑर्किड मैंगो ब्रांच के ऊपर, ठीक है। दूसरा बर्निकल्स वेल के ऊपर। तो इसमें मैंगो और वेल इनको कोई खतरा नहीं है और दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, ये दोनों आपस में इकट्ठा रहती हैं। अ साइट यू आर ऑलमोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन फार्म रूरल एरिया। कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल दोनों साथ रहती है, ठीक है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा उससे बेनिफिट उठा रहा है। एग्रेट्स ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू द वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। जहां जहां कैटल जाएगी वहीं पे एग्रेट जाएगा, क्योंकि कैटल मूव करती हैं जब stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets। egrets के लिए उन insects को ढूंढना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो insects जो उड़ते हैं उनको egret खा जाती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, another example of commensalism is the interaction between the sea anemone। बेटा another important example, sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them। सी एनीमोन में स्टिंगिंग सेल्स हैं, क्लाउनफिश उसके ऊपर ही रहती है ताकि क्लाउनफिश अपने जो प्रेडेटर है उससे बच सके। तो क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिल रहा है सी एनीमोन से, सी एनीमोन को कुछ नहीं बिगड़ रहा, पॉजिटिव 0, राइट। फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग सेल्स। फिश अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्ट हो जाती है और प्रेडेटर सी एनीमोन के पास नहीं आता क्योंकि उसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। एनीमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ये आपको दिखाया भी हुआ है, वास्प लेइंग एग्स ऑन अ फिग ट्री। म्यूचुअलिज्म, साथ साथ रहना। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। लाइकन्स प्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। लाइकन्स, एल्गे, फंगस की हम बात कर रहे हैं। फंगस जो है फोटोसिंथेटिक है, फंगस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, एल्गी अपना खाना बना लेती है, या साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। यहाँ पे दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। माइकोराइजा, फंगस ऑन द हायर रूट प्लांट्स की नोड्यूल्स में मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई हेल्प करती है प्लांट को एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। और प्लांट जो है इन टर्न प्रोवाइड कर देते हैं फंगस को एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। So the most spectacular and emotionally fascinating examples हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे of mutualism are found in plant animal relationship। plant और animal जो है they need help of animal for pollinating their flowers, disperse कर रहे हैं, और animal जो है obviously have to pay the fees, यानी कि वो pollen grains जो है वो वहां से खा लेते हैं। म्यूचुअली बेनिफिट जो है सेफगार्ड सिस्टम है और ये चीटर्स को अवॉइड करता है, यानी कि आप दोनों साथ में रह रहे हो, आप एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे हो। आप पहले को सपोर्ट कर रहे हो, पहला आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बेटा इससे जो है को इवोल्यूशन आ जाता है। म्यूचुअलिज्म से क्या आ जाता है? को इवोल्यूशन। जब भी इवॉल्व करेंगे तो दोनों इवॉल्व करेंगे ताकि वो दोनों बाद में भी साथ रह सकें, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल हमारे पास, इट मीन्स दैट गिवन फिक्स्ड स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय द पार्टनर। तो कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं। यदि उसका को इवॉल्वर जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, एलिमिनेट होना शुरू हो गया, तो उसके साथ जो स्पीसीज रह रही थी वो भी एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल सी हियर, लाइक हमारे पास इट मीन्स दैट अ गिवन फिक्स्ड स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय हिज इट्स पार्टनर। वास्प से ही पॉलिनेट हो सकती है। वास्प पे क्या करता है? वहां पे एग लेकर आता है। तो दोनों का रहना जरूरी है, दोनों का साथ इवॉल्व होना वहां पे जरूरी है। सेम वही वास्प के बारे में बताया हुआ कि वास्प और दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और वास्प वहां पे अपने लार्वे जो है वो वहां पे छोड़ आता है, बदले में उसको पॉलिनेशन दे पाता है। नेक्स्ट है ऑर्किड्स शो bewildering diversity of the floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator।
तो कुछ ऐसे इवॉल्व कर गए हैं कि वो अपने पॉलिनेटर्स को आकर्षित कर पाए। मेडिटेरेनियन orchid of rice employ sexual deceit to get pollination done by the species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance of the female. क्या बोल रहा है कि फ्लावर ने अपना रूप यानी कि अपना जो मॉर्फोलॉजी इस तरह से बना ली कि मेल इंसेक्ट को लगता है कि वो उसका फीमेल पार्टनर है, वो फीमेल कॉपुलेशन के लिए आ रहा है जिसको बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन, लेकिन वो पॉलिनेट करके चला जाता है। सूडो कॉपुलेशन के बदले उसको क्या मिल गया? पॉलिनेशन मिल गया। ये एक तरह का चीटिंग है, ये चीटिंग केस है, राइट? क्योंकि सूडो कॉपुलेशन इज नॉट सो गुड, राइट? सूडो कॉपुलेशन से उसका मेट नहीं हुआ है, उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होने वाली है। सो दिस इज सम टाइप ऑफ चीटिंग हियर। हियर यू कैन सी हाउ कोवुलेशन ऑपरेट्स। तो कोवुलेशन जो है वो काम तभी करेगा जब दोनों साथ साथ इवॉल्व करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना ही हमें इसके अंदर पढ़ना है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई सम क्वेश्चंस that will be the previous year question, right? Thanks a lot.